स्वागत है फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। और पिछले जितने भी वीडियो बने हैं उसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 की विधिवत जो है ज्योग्राफी को लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के स्टार्ट टू बेसिक चैनल में वीडियो को देख लें। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो इस संसाधन एवं विकास में जो मुख्य बिंदु होंगे उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में, संसाधनों के प्रकार जिसके अंतर्गत मृदा संसाधन और उसके प्रकार होंगे, मृदा अपरदन और संरक्षण संबंधित होंगे, और उसके बाद से अभ्यास के प्रश्न होंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर लंबा वीडियो होगा तो इसको हम जो है एक पार्ट में करेंगे, अगर वीडियो शॉर्ट बनेगा तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 होगा और इसके बाद से जो दूसरा होगा इसका पार्ट, वह पार्ट 2 में होगा और उसमें हम अभ्यास के प्रश्न भी कराएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। ठीक है, अब पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लें कि संसाधन क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि संसाधन का मतलब होता है कि वह जो भी चीज़ मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, वह क्या है हमारे लिए? संसाधन है। ठीक है, और मानव ने किस तरह से संसाधन को उपयोगी बनाने में विकास किया है, तो यही चर्चा आज इस चैप्टर के अंतर्गत होगी और विधिवत जो है हम इसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और नए अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर करें। तो फ्रेंड्स, कह रहा है क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गाँवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुँचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और उनको अपने बनाने में प्रयोग होने वाली पदार्थों का नाम बताइए। कह रहा है कि जैसे आप गांव या शहरों में रहते हैं तो आपके लिए जो उपयोगी चीज़ है उसका एक सूची बना ले लिए। उस जितनी भी उपयोगी चीज़ है वो क्या है हमारे लिए? संसाधन है। वही इसका कहने का तात्पर्य है कि उन चीज़ों को आप जानें जो संसाधन। अब देखिए, हम सोते हैं, बेड हमारे लिए है, टेलीविज़न हमारे मनोरंजन के लिए है, फ़ैन चलाते हैं, आराम मिलता है। तो ये जो भी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं सब क्या हैं? संसाधन है। पानी हम पीते हैं, आरओ मशीन लगा लेते हैं, या कोई हम मिक्सर लगा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो चीज़ें हैं ये सब हमारे लिए क्या है? प्रेस है। ये सब क्या है? तो ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं, और जब उपयोगी हैं तो ये क्या है? संसाधन है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से क्या है? संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। कहने का तात्पर्य वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया कि जो भी हमारे लिए उपयोगी है वो क्या है? सब हमारे लिए संसाधन है। तो हम उपयोगी कैसे होता है वो? तो मानव क्या करता है? अपने प्रौद्योगिकी से या टेक्नोलॉजी जिसको कहें, या आर्थिक रूप से जो भी प्रकृति में जो भी प्राकृतिक में संसाधन है उसको अपने लिए उपयोगी बना लेता है, और वह तब क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। कह रहे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। अब एक आप इस आरेख के द्वारा समझ सकते हैं कि ये देखिए, मानव है, मानव ने क्या किया? अपने टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या किया? तो प्रकृति की जो चीज़ें हैं, प्रकृति में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए वन है या खनिज संसाधन है, जल है, जो भी चीज़ें प्रकृति से हमें मिला है उसमें क्या करता है? अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तन करता है और अपने लिए उपयोगी बनाने के लिए क्या करता है? संस्थाओं का निर्माण करता है। जैसे कल कारखाने, उद्योग धंधों का हम निर्माण कर लेते हैं, क्या करते हैं? तो अपने प्रौद्योगिकी, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकृति द्वारा जो भी चीज़ें हमें हैं उनको हम संस्थाओं या उद्योग धंधों या कंपनियों के माध्यम से उसमें परिवर्तन करके अपने लिए उपयोगी बना लेते हैं, और ये सब क्या हो जाते हैं? संसाधन हो जाते हैं। क्लियर हो गया? आइए, मानव क्या करता है? तो प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी मानव भी क्या है? एक संसाधन का हिस्सा है।
वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। वही जैसा आपने ऊपर पढ़ा कि पर्यावरण में जो पदार्थ पाए जाते हैं मानव अपने टेक्नोलॉजी के जरिए क्या करता है, उसमें परिवर्तन कर लेता है और उसको संसाधन बना लेता है। और इसके संसाधनों का क्या है, तो वर्गीकरण है, किस तरह से संसाधन जो है उनको वर्गों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, तो दो होते हैं, जैव और अजैव। अब जैव अजैव किसे कहते हैं, तो जैव का मतलब हो गया जो जीवित हैं, जो जीवित संसाधन जैसे वन है, जीव जंतु हैं और जो प्राणी हैं, ये सब क्या हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है वो क्या है, जैव संसाधन है। और जो अजैव है मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है वो अजैव है। जैसे मान लीजिए खनिज पदार्थ है या कोई जो भी चीज़ें जो हमें अजैव रूप में है, जिसमें जीवन नहीं हो, सब हमारे लिए उपयोगी हैं, क्या है, वो भी संसाधन है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर दो हो गए, जैव और अजैव। दूसरा फ्रेंड्स कह रहा है समाप्तता के आधार पर, मतलब जिनका क्या हो वो आज नहीं तो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उसमें क्या है, एक नवीकरणीय है और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय है। अब नवीकरणीय का फ्रेंड्स मतलब हो गया कि वह संसाधन जिसमें क्या हो, जो समाप्त न हो, और अनवीकरणीय का मतलब जो समाप्त हो सकता है। जैसे नवीकरणीय में क्या हो गया, जैसे सूर्य का प्रकाश है, पवन है, ये सब क्या है, जल भी एक तरह से ले सकते हैं। और जैसे ज्वार है, ज्वारीय ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा होता है, ये सब क्या है, तो ये नवीकरणीय है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं या होने में बहुत ही समय लगेगा। और दूसरा अनवीकरणीय, जैसे कोई भी खनिज संसाधन है, आज नहीं तो कल क्या होगा, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, या सोना चांदी या लौह अयस्क जो भी है, ये सब क्या है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो वही आपने पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव हो गया, समाप्तता के आधार पर कितने हो गए, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब स्वामित्व के आधार पर देख ली, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, जैसे किसी चीज़ पर आपका अधिकार हो, उसके आधार पर भी जो है संसाधन होते हैं। चौथा क्या है, विकास के स्तर पर आधार पर। तो विकास के स्तर पर क्या है, संभावी, मतलब भविष्य में भी हम विकास अगर कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, संसाधन बन सकते हैं, उनकी क्या है, संभावना अभी बची हुई है। और विकसित भंडार और संचित कोष, जो भी विकसित भंडार हमारे हैं या संचित कोष, जो जमा कोष है खनिज पदार्थों का या अन्य संसाधनों का, वो क्या है, विकास के स्तर के आधार पर उनको हम बांट सकते हैं। ठीक हो गया। अब आइए देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण इन्होंने किया है, कैसे किया। ये देखिए फ्रेंड्स, संसाधन हो गया, संसाधन हो गया। संसाधन कितने हो गए, तो दो प्रकार के, एक तो है प्रकृति द्वारा जो प्राप्त होता है संसाधन, दूसरा क्या है, प्रकृति से ही प्राप्त संसाधन को मानव जो है अपने माध्यम से उसमें परिवर्तन करके मानवीकृत संसाधन बनाता है। अब प्रकृति द्वारा संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अभी आपने ऊपर पढ़ा, नवीकरणीय के अंतर्गत क्या आ गया, जैसे सतत अथवा, इसमें जो है जो समाप्त न होने वाले हैं वो नवीकरणीय है। जैसे क्या है, पवन हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया सब। उसके बाद से इसी के पार्ट में ये तो सतत में हो गए, और जैव में क्या हो गया, जैसे प्राकृतिक वनस्पति वन हो गया और वन्य जीव हो गया। ठीक हो गया। और नवीकरणीय में देख लीजिए क्या है, तो पुनः चक्रीय, जैसे धातु हो गया, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी। और अचक्रीय, जैसे जीवाश्म इधर हो गया, मतलब जिसका पुनः चक्रण किया जाए वो क्या है, धातु हो गया। जैसे मान लीजिए कोई लौह अयस्क है, उससे हम निकाल करके क्या क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं, तो उसका हम रूप परिवर्तन कर लेते हैं, तो वह क्या है, पुनः चक्री, जिसका मतलब फिर से जो है उपयोग कर। जैसे प्लास्टिक आप देख लो, क्या है, प्लास्टिक जो है छोटे छोटे शीशी के बोतलों को जो प्लास्टिक है उसको गला करके हम दूसरा रूप में बना लेते हैं, तो उसका हम रूप परिवर्तन कर लेते हैं। लौह है उसी तरह से उसका भी है। और दूसरा जो है अचक्रीय है, जिसका मतलब क्या है, एक बार समाप्त हो गया तो ख़त्म हो गया। जैसे जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत हैं। इनका क्या है, एक बार जल गया तो वापस आएगा, नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब दूसरा जो साधन दिया है प्राकृतिक के बाद क्या है, मानवीकृत। तो मानवीकृत में क्या है, संरचनाएँ हैं और मात्रा में गुणवत्ता है। मतलब मानव अपने टेक्नोलॉजी के जरिए संरचना और संस्थाओं, जैसे उद्योग धंधों का, उद्योग कंपनियों का निर्माण करता है। और दूसरा क्या है, मात्रा और गुणवत्ता उसमें बनाता है। किसी चीज़ को क्या करता है, किसी क्वांटिटी में बनाना और क्वालिटी बनाना। तो ये चीज़ें आ गई। आशा है आप लोगों को संसाधनों का वर्गीकरण ये चार्ट के माध्यम से समझ में आ गया होगा। आइए नीचे देखते हैं। कह रहा है संसाधनों के प्रकार। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन फ्रेंड्स कितने हो गए, तो जैव और अजैव। देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं, देख लीजिए जैव संसाधन क्या है। तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त
होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ये क्या है? ये जैव संसाधन, मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है वो क्या आ गए? तो वो जैव संसाधन के अंतर्गत आ गए, जिसमें क्या हो गया? प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन, वनस्पति, मनुष्य, ये सब क्या हो गए? जैव संसाधन हो गए। और अजैव संसाधन में क्या आ गए? तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे अजैव संसाधन, जिसमें क्या हो गया? चट्टानें हो गए, धातुएं हो गई, ये क्या है? निर्जीव हैं। तो ये क्या हो गए? तो अजैव संसाधन हो गए। ठीक हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसे वस्तुओं की एक सूची तैयार करिए और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए जो आपको आराम जिनसे मिलता हो। जैसे देखिए, टेबल कुर्सी है, पढ़ने के लिए आराम है, बेड है, सोने के लिए आराम है, पंखा है, हवा देता है, टीवी मनोरंजन करता है, इलेक्ट्रॉनिक तमाम चीज़ें हैं, जैसे घर में मिक्सर है, आपका वाटर कूलर है, या आपका जो है कपड़ा धोने वाला वॉशिंग मशीन है। ये सब क्या है आपके लिए? ये सब आपके लिए संसाधन है। तो इनका नाम बता दीजिए और किन किन धातुओं से बना है आपको पता ही है, इसका भी बता दीजिए। ठीक हो गया। अब समाप्तता के आधार पे, मतलब वह संसाधन जो क्या हो, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे, उनके आधार पर जो है संसाधन का वर्गीकरण कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, नवीकरणीय योग्य संसाधन, मतलब वह संसाधन जो क्या हैं, वह नवीकरणीय है, मतलब वह जल्दी समाप्त होने वाले नहीं हैं। कह रहा है वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। अब देखिए उसमें उदाहरण क्या है? सौर क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है एवं वन्य जीवन। ये सब क्या है? ये जो है लगातार ये बने रहते हैं, यानी ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो ये क्या है? नवीकरणीय है। इनको सतत कहते हैं और प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। और नवीकरणीय में क्या आ गया फ्रेंड्स? तो वैसे संसाधन जो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे, उनको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। जैसे क्या कर रहा है? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के उदाहरण, जैसे खनिज है, कोई खनिज है जैसे लौह खनिज है, कोयला है, मैग्नीशियम है, अभ्रक है, डोलोमाइट है, जो भी खनिज हैं। और जीवाश्म ईंधन जैसे आपका क्या हो गया? डीजल, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, ये सब जो है क्या है? गैसें हैं। ये क्या हो गए? आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। तो ये किसके अंतर्गत आ गए? तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आ गए। ठीक हो गया। अब कह रहा है उदाहरण, ये सब उदाहरण हैं, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। अब इन्हीं में से कुछ क्या है? कुछ चक्रीय हैं जिसका फिर से हम जो है दोबारा उपयोग में ले लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद वो क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो क्या हो गई? अचक्रीय। अब स्वामित्व के आधार पर कह रहा है, तो व्यक्तिगत संसाधन जो है, जो आपका पर्सनल हो, वो क्या है? वो स्वामित्व के अंतर्गत आता है। जैसे कह रहा है संसाधन जो है निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास क्या है? सरकार द्वारा आवंटित भूमि है, जिसके बदले में सरकार को क्या करते हैं? लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोगों के पास क्या है? तो वो भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों में अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरागाह, तालाब और कुओं का जल आज संसाधन के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार करिए। आशा ये आप लोग समझ रहे होंगे। जो निजी हो, जैसे चारागाह है, तालाब है, कुआं है, जल, ये क्या है? निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। ये भी संसाधन है जो हमारे लिए उपयोगी हैं। अब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक का मतलब क्या हो गया? जिसमें एक का अधिकार न होकर के उस पूरे समुदाय का क्या हो? उस पर अधिकार हो। पूरे समुदाय का जिस संसाधन पर अधिकार होता है उसको क्या कहते हैं? सामुदायिक। जैसे गांव में आपने सुना होगा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, तो स्वास्थ्य सेवा केंद्र जो होता है सामुदायिक होता है। सामुदायिक जो है प्राथमिक स्कूल जो है, तो ये सब क्या हैं? ये सब सामुदायिक हैं, एक समुदाय विशेष के लिए हैं जिस पे सभी का हक होता है। कह रहा है ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि, जैसे चारण भूमि होती है, शमशान भूमि होती है, तालाब होता है। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक जैसे पार्क हैं, पिकनिक स्थल है और खेल के मैदान है, वहाँ रहने वाले सभी लोगों को क्या है? उपलब्ध है। अब देखिए गांव में क्या होता है? एक ऐसी भूमि होती है जहाँ क्या होता है? शमशान होता है, कुछ पशुचारण के लिए भूमि होती है, कुछ तालाब होते हैं जिसपे सबका जो है अधिकार होता है। और नगरों में, जैसे शहरों में कह रहा है क्या? तो सार्वजनिक जो पार्क होते हैं, लोग पार्कों में घूमते हैं, पिकनिक स्थल होता है, खेल के मैदान होता है, वहाँ सभी ये क्या हैं? ये सामुदायिक के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन देख लीजिए क्या है। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या हैं? राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा सड़कें हैं, नहरें हैं, रेलवे लाइन है, ये क्या है? ये व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं।
शहरी विकास का प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है। सारे खनिज जैसे पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इससे पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय आपदा हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देख लीजिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। जैसे तंत्र रेखा है, तो 200 मील समुद्र की जो दूरी होती है, जिसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब अभी आपने पढ़ा राष्ट्रीय जो है संसाधन, ये है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब क्या होता है? जैसे जो समुद्र है, जैसे भारत है आपका, ठीक है, तो इधर जो है ये पूर्वी और ये पश्चिमी तट पे ये जो है आपका अरब सागर, ये हिंद महासागर, तो ये इस तट से 200 मीटर जो है समुद्रिक जो है दूरी तक जो है भारत का अधिकार होता है। इसमें वह कुछ भी, कोई भी खनिज पदार्थ या कुछ भी प्रक्रिया कर सकता है। और इसके बाद के जो भी क्षेत्र हैं वो क्या हो गए? वो अंतर्राष्ट्रीय हो गए, वो सभी के लिए हो गए। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा यहाँ हो रहा है। पर खुले महासागर संसाधन किसी देश का अधिकार नहीं है, यानी 200 मील के बाद जो है किसी भी देश का उस पर अधिकार नहीं होता, और देखें तो सबका अधिकार होता है। इन संसाधनों को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर 200 समुद्री मील के जो है नॉटिकल मील के बाद अगर आप चाहते हैं किसी संसाधन का उपयोग करना, तो उसमें सबकी सहमति बनना जरूरी है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी सहमति के बिना आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। ठीक है, कह रहा है कि हिंद महासागर में 200 नॉटिकल मील पर क्या कर सकते हैं? आप खनिज का उपभोग कर सकते हैं, उसका जो है खुदाई कर सकते हैं। अब कह रहा है विकास के स्तर के आधार पर खनिज ये जो है संसाधन का वर्णन क्या है? तो कह रहा है संभावित संसाधन। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स है, संभावित संसाधन आप समझ रहे हैं, मतलब जिसकी संभावना हम भविष्य में हमारी बनी हुई है, हम उसमें और ज़्यादा विकास कर सकते हैं, उन संसाधनों का क्या कर सकते हैं? और ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जो पश्चिमी क्षेत्र अपना कौन सा है? राजस्थान और गुजरात का है, तो यहाँ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के लिए अपार संभावना है। देखिए कभी आप लोग राजस्थान गए होंगे या जाएंगे, तो राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ हवाएं बहुत चलती हैं और खाली पूरी ज़मीन है, तो वहाँ पर पवन चक्की लगाकर पवन का उपयोग कर सकते हैं। सोलर जो है प्लेटें लगा करके सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी जो है हम उपयोग कम कर रहे हैं। भविष्य में जो है इस पर हम और ज़्यादा इसका उपयोग कर सकते हैं। अपार संभावनाएं इसके लिए है। वही किसके अंतर्गत ये सब आ गए? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किसके अंतर्गत आ गए? तो ये संभावित संसाधन के अंतर्गत आ गए। अब विकसित संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाती है। मतलब विकसित का मतलब जो भी संसाधन है उनका हम सर्वेक्षण कर चुके हैं कि कोई संसाधन यहाँ पे है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा को हम निर्धारित कर चुके हैं, कितना इसमें जो है मात्रा में ये खनिज यहाँ पाया हुआ है और ये इसकी क्वालिटी है, इसका हमने पता कर लिया है। तो जिसका हमने पता कर लिया वो क्या हो गए? विकसित संसाधन के अंतर्गत आ गए। कह रहा है कि संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनके संभवता का स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है। भंडार देख लीजिए, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। मतलब क्या हो गया कि जो पदार्थ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी उसके पहुँच से बाहर हैं, वो सब हमारे लिए भंडार हैं। आज नहीं तो कल हम इस भंडार का पता लगा लेंगे अपने टेक्नोलॉजी के दम पर और फिर जो है उनका दोहन किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब उदाहरण बता रहा है, जैसे मान लीजिए जल है, तो 2 गैसों से बना है जल। किससे बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जल का क्या है? इसको कहते हैं H2O। H2 क्या हो गया? जल हो गया, और O क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो यह 2 जो है गैसों से बना है, बता रहा है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना है,
बन सकता है, हाइड्रोजन जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। लेकिन अब देखिए H2 को क्या कर सकते हैं हम, जो जल है इसको हम ऊर्जा के लिए भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं है कि इसका हम प्रयोग कर सकें। संचित कोष देख लीजिए, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल वन आज संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब मतलब संचित कोष का मतलब जो हमारे पास भंडार है और जिसकी हमें जानकारी भी है, लेकिन हमारी उपयोगिता जैसे बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए भविष्य में विद्युत की अगर उपजा बढ़ता है तो हम नदियों को जल को क्या कर सकते हैं, उस पर विद्युत पैदा कर सकते हैं। हालांकि हम कर रहे हैं लेकिन और मात्रा में कर सकते हैं। बांधों का जल जो है सिंचित करके भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ क्रियाकलाप दे रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है दूसरा आ गया संसाधनों का विकास। अब संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की क्या है, देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब देखिए, अब जो हमारे संसाधन हैं उनका हम अंधाधुंध उपयोग करने से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, तो लालच व संसाधनों का क्या कर रहे हैं, ह्रास कर रहे हैं। ठीक है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। मतलब संसाधन पे क्या हुआ, किसी विशेष वर्ग का वर्चस्व हो गया है, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधन विपन्न जिसको कहें, यानी संसाधनहीन कहें, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। अब देखिए जो लोग जो है उद्योगपति जो हैं उनके हाथों में क्या ये संसाधन लगे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं है, तो अमीर और गरीबी खाई बढ़ रही है। अब कह रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो सकता है, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है। अब देखिए संसाधनों का अंधाधुंध शोषण होगा तो इससे क्या होगा, इससे वैश्विक परिस्थिति में संकट है। वैश्विक मतलब क्या हो गया, मतलब विश्व के लेवल पर कहें या पूरे भारतवर्ष को लें या विश्व को लें, तो इस लेवल पर क्या हो सकता है, एक संकट आ सकता है। किस तरह का, तो भूमंडलीय तापन हो सकता है। भूमंडलीय तापन में क्या होता है, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिससे मान लीजिए वनों का निरंतर अंधाधुंध कटाई हो रहा है, तो जब वन कट जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और उससे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर जो है आप लोगों को पता ही आगे क्या होगा। तो ये भूमंडलीय तापन उसके अंतर्गत आ गया। अब उसके बाद देखिए वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसमें भी क्या हो रहा है, अवक्षय हो रहा है। क्यों, तो नाना प्रकार के जो हम उद्योग धंधे कंपनियां लगा रहे हैं, इससे निकलने वाले नाना प्रकार के जो गैस हैं ये ओजोन परत को क्या कर रही हैं, उसकी परत को क्षरण कर रही हैं। पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, और भूमि निम्नीकरण भी है। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है, भूमि का जो कटाव हो रहा है, जैसे पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या होगा, वहाँ से भूमि का क्या होगा, बारिश होगा तो भूमि का कटाव शुरू होगा। इस तरह से मान लीजिए खादान है, कोई भी कोयले की खादान आप निकाले या लौह अयस्क निकाले, तो खादान जो है गहरा खोदाई करके निकालते हैं तो उसके अंदर खाई बन जाती है, फिर उसमें मिट्टी टूट टूट करके गिरती है, तो क्या हुआ, मिट्टी का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। मतलब मिट्टी का कटाव हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, मिट्टी खराब हो रही है। समझ में आ गया, ठीक है। क्रियाकलाप कह रहा है, एक बार झटके से देख लेते हैं इसको। कह रहा है कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछें, उनके द्वारा उपयोग में लाए वाले संसाधनों के बारे में क्या सोचते हैं, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी के भविष्य में क्या है, खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही हिस्सा है। अब देखिए हम अपना अगर अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए सतत पोषणीय विकास हो सकता है। मतलब सतत पोषणीय का मतलब क्या हो गया, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हम
संसाधनों का उपयोग करें, उससे अधिक मत करें। मतलब ज़रूरत अगर ज़्यादा, मान लीजिए जैसे आप जल का उपयोग ले लें एक तरह से, तो बहुत लोग क्या करते हैं, टोटी खोल देते हैं, गिरता रहता है जल, तो इसमें क्या हो रहा है, जल का नुकसान हो रहा है। तो जितनी ज़रूरत हमें अगर जल की है उतना ही हम उपयोग करें, उस पर हम क्या करें, जागरूकता लाएँ। तो ये क्या हो सकता है, तभी हम एक सतत विकास का हिस्सा बन सकते हैं। कह रहा है सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। कह रहा है फ्रेंड्स, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। अब देखिए, ये ब्राज़ील में जो है रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। यह इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी है। काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस देश में हुआ, तो यह एक ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग नोट कर लें या याद कर लें। तो 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति हुई। क्या हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में मुख्य चीज़ क्या थी कि 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास, मतलब सतत पोषणीय विकास का मतलब अपने जो पोषण के लिए जितना हमको चाहिए उतनी ही चीज़ों का हम उपयोग करें। उसके अंतर्गत एक एजेंडा बनाया गया जिसको 21 कहा गया। अब उस 21 एजेंडे के अंदर क्या है देख लेते हैं। कह रहा है यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी स्थानीय एजेंडा 21 तैयार कर। देखिए, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि समान हितों, सबकी हितों को सुरक्षा रखा जाए, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व के सहयोग के द्वारा पर्यावरण के में क्षति बहुत कम हो, गरीबी और रोगों से निपटा जाए। ये सब एजेंडा 21 के अंतर्गत निर्धारित किया गया। और यह भी कहा गया कि प्रत्येक जो स्थानीय निकाय है, मतलब स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए भारत में क्या हो गया, तो स्टेट हो गया, स्टेट के बाद क्या आता है, जिला, जिला के बाद ब्लॉक आता है और ब्लॉक के बाद से आपके गांव आते हैं। तो ये स्थानीय निकाय जैसे आपका जो ब्लॉक लेवल पे भी इस तरह की एजेंडे को तैयार करके लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए ताकि सतत पोषणीय विकास हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा ना हो जाए तो आज इस पार्ट 1 में बस यहीं तक। इसके बाद जो है हम संसाधन नियोजन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इसके अंतर्गत जो है मृदा भी आएगा और अभ्यास के प्रश्न होंगे। तो अगले वीडियो में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो कर लें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें। जो हमारे भाई बहन या गरीब लोग हैं, जो जिनके पास किताबें नहीं हैं या जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उनके तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।